अगर कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, आइन और संविधान को तोड़कर, कानून को तोड़कर इन्वेस्टिगेशन करता है, चाहे वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स जो हैं उनके इशारों पर या किसी लालच की वजह से या किसी रिश्वत को लेकर, तो वो एक अपराधी है और वो एक गुनाह करता है। पूरे गरीब लोगों का पैसा छीन कर कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दे देना एक तरह का गुजरात मॉडल है। दूसरी तरह का गुजरात मॉडल ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, सरकारी जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर इतनी तगड़ी आयरन ग्रिप बना लेना किसी भी तरीके से कि वो कानून तोड़कर काम करने लगे। पीएफआई के ऊपर की हुई कार्रवाई के ऊपर सबसे बड़ा शक और शुबा एनआईए की मंशा के ऊपर और अमित शाह साहब की मंशा के ऊपर इसलिए जाता है कि ये लोग जो पीएफआई के खिलाफ क्या है, पीएफआई का जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके बारे में जितना मुझे पता है, वो तो भारत के संविधान में बोलते हैं हमें आस्था है, हम संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे संविधान के अंदर रह के करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट की ख़ास पेशकश गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा साहब मौजूद हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनको मेरा ख्याल है कि जो आज के डेट में किसी भी तारुफ के, किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, जिनके ऊपर हिंदुस्तान की तमाम जो बड़ी एजेंसीज़ हैं वो लगी हुई है कि किसी न किसी तरीके से एक पॉइंट निकाल लिया जाए और इनको परेशान किया जाए। और आप बहुत कम देखते हैं कि इतने चीज़ों को हासिल करने के बाद, लाइफ में इतना कुछ अचीव करने के बाद, कोई इतना खुल करके आरएसएस और दूसरी जो इस तरह की इंस्टीट्यूशन है उसके खिलाफ बात करते हो। बहुत इस्तकबाल है हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आप चूँकि कानपुर गए थे और कानपुर वायलेंस के ताल्लुक से जो है काफ़ी चीज़ें जो है बहस में आई थी, वो क्या बातें थी? देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो भारत का संविधान है और उसके तहत बने हुए कानून है वो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन को एक फंडामेंटल राइट मानते हैं। और दूसरा, पुलिस जो है, पुलिस को इतनी ताकतें अगर संविधान ने या आइन ने दी हैं हमारे, तो उनके ऊपर बंदिशें भी हैं। उनकी जिम्मेदारी भी है कि निष्पक्ष तरीके से, यानी कि गैर जानिबदाराना तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे। अगर कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, आइन और संविधान को तोड़कर, कानून को तोड़कर इन्वेस्टिगेशन करता है, चाहे वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स जो हैं उनके इशारों पर या किसी लालच की वजह से या किसी रिश्वत को लेकर, तो वो एक अपराधी है और वो एक गुनाह करता है। तो यही बातें इन सब केसेस में, जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास तौर पे और ओबीसीज़ के लिए भी इस तरीके के केसेस बनाए जाते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन गलत तरीके से की जाती है, उन्हें झूठा नाजायज़ फंसाया जाता है। तो हम वहाँ भी हमने यही दरख्वास्त लगाई है कि ये सब जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं ये अपराधी हैं और इनके खिलाफ आपराधिक जो प्रोसीडिंग्स हैं या जो इनके खिलाफ फौजदारी की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमने वहाँ पे एक बात और उठाई है, जो कि एक ही तरफा जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जबकि सबूत और जो इसके गवाह हैं वो बेतरतीब, मतलब बहुत ज़्यादा सबूत और गवाह, बोथ डॉक्यूमेंट्री यानी कि जो सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से देखा जाए, जो पीसीआर कॉल्स हुई उसके हिसाब से देखा जाए, जो वायरलेस पुलिस की इंटरनल कम्युनिकेशन है उसके हिसाब से भी अगर देखा जाएगा, तो जो वर्स्ट केस सिनेरियो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है वो ये होगा कि दोनों तरफ से, हालांकि हमारा केस ये है कि हमला जो है पुलिस और उसकी मदद से जो आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स थे उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे हमला किया, मगर इस तरफ की कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं। तो ये गैर जानिबदाराना इन्वेस्टिगेशन करने की ड्यूटी जो संविधान ने पुलिस के ऊपर लगाई है वो उन्होंने नहीं की। तो ये चीज़ें हमें हर केस में, हम तो खैर अपने हर केस में इस तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अब जब कानपुर हम गए तो वहाँ भी हमने इसी चीज़ के लिए दरख्वास्तें लगाई हैं। एक 207 CRPC की दरख्वास्त लगाई है कि पुलिस ने जो चार्जशीट में सबूत दिए हैं वो ही नहीं, बल्कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी सबूत इकट्ठे किए हैं वो सारे भी हमें मिले, ताकि हम ये हाईलाइट कर सकें कि जानबूझ के एक तरफा इन्वेस्टिगेशन हुई है। उस तरफ से आप देखिए किसी ने कुछ किया ही नहीं, मतलब एक ही तरफा हिंसा थी क्या? ये ऐसा तो नहीं है ना। पूरी दुनिया ने वीडियो देखे हैं, पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन हमारी जो मिली तंजीमें हैं ख़ास तौर पे और हमारी तरफ से जो भी पैरवी होती है वो इस चीज़ को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करती है। और इसीलिए जो ये पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, जो ईमानदार मैं नहीं समझ सकता उन्हें,
ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स होंगे तो बिल्कुल ज़ाब्ते के हिसाब से, आइन के हिसाब से चलेंगे, तो उनका भी हौसला बढ़ता है कि हम इस तरह की हरकतें करेंगे भी, फिर भी हम बच जाएंगे, दिल्ली दंगों जी कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो इससे कानून तोड़ने के लिए उनका हौसला बढ़ता है। दिल्ली दंगों में भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमने इस तरह की कार्रवाई की है, पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी है, चल भी रही है, उनके ऊपर फाइन भी लगे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर करने के भी ऑर्डर्स कोर्ट ने खुद कहा। अच्छा, आपने दिल्ली दंगा की बात की। मैंने जो रिसर्च की आपके इंटरव्यू करने से पहले, तो मुझे मालूम हुआ कि कुछ जो जजेस हैं उनको बाकायदा से ट्रांसफ़र कर दिया गया इस बुनियाद पे कि वो जो है पुलिस को फटकार लगा रहे थे। और जहाँ तक मेरी मालूमात है कि वो यानी जज जो पुलिस को फटकार लगा रहे हैं उसके पीछे भी आपकी कोशिश थी। एक तो ये, दूसरा ये कि कितना बायस पूरा इन्वेस्टिगेशन था दिल्ली पुलिस की तरफ से। देखिए, ये मनुवादी जो व्यवस्था है वो सरकार में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके थ्रू ही काम करते हैं। जो भ्रष्टाचार से सिर्फ पैसे से ही भ्रष्टाचार नहीं होता, जो संविधान से हटकर कोई अपने राजनीतिक दबाव में या अपने राजनीतिक आकाओं के कहने से भी काम करता है, वो भी भ्रष्ट अधिकारी होता है, क्योंकि वो संविधान से जिसकी उसने शपथ ली है उससे गद्दारी कर रहा है। तो अब एक एग्जाम्पल तो मैं यही देना चाहूँगा कि जिन जज साहब ने मेरे खिलाफ, खुद आप लोगों को पता ही है ना, जिसके लिए रेड हुई थी, वो एफआईआर मेरे खिलाफ ऑर्डर की थी, उन्होंने ही फिर कुछ दिन बाद 20,000 का फाइन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर लगाया था और ये भी कहा था कि पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ आपको एफआईआर कराने की छूट है। तो ये चेंज ऑफ माइंड भारत के संविधान की विक्ट्री है और हमारे ईमान की और हमारी कवाइशों की और हमारी मेहनत की विक्ट्री मानता हूँ। वैसे उसके बाद तुरंत एक जज साहब चेंज कर दिए गए, उन्होंने भी एक बहुत सख्त ऑर्डर मेरे खिलाफ किया और ये कहा कि आप तो इसको बिल्कुल ही एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करके कह रहे हो कि उन्होंने, और एक तंजीम जो आरएसएस है उसके खिलाफ बात करके कह रहे हो कि ये कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा ही नहीं था, ये तो एक तंजीम है आरएसएस और बीजेपी के नाम की जिन्होंने हमले कराए थे मुस्लिम्स के ऊपर। तो उन्होंने भी बहुत सख्त ऑर्डर किया था मेरे खिलाफ। कुछ ही दिन बाद उन्होंने पुलिस के खिलाफ इतने सख्त ऑर्डर करने शुरू कर दिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के खिलाफ इतने सख्त ऑर्डर कर दिए कि आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं है, आपको इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं आता और आपने ये किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की है। तो शायद ये इंसिडेंट कोइंसिडेंटली उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। अब ये तीसरे जज साहब आए हैं, तो अब वो भी ऑर्डर्स कर रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के खिलाफ और आईओज़ के खिलाफ ज़बरदस्त ऑर्डर कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या ऐसा भी कोइंसिडेंस होगा कि ये भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मगर बात यहीं नहीं रुकती है, ये गुजरात मॉडल है, यही गुजरात मॉडल समझने का है। गुजरात मॉडल के बहुत सारे आयाम हैं। एक है कि पूरे गरीब लोगों का पैसा छीन कर कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दे देना, एक तरह का गुजरात मॉडल है। दूसरी तरह का गुजरात मॉडल ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, सरकारी जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर इतनी तगड़ी आयरन ग्रिप बना लेना किसी भी तरीके से कि वो कानून तोड़कर काम करने लगे। तो ये गुजरात मॉडल है। अब देखिए इस गुजरात मॉडल में आपने देखा कि बीजेपी के आरएसएस के कपिल मिश्रा खुद गए और हमला पुलिस के ऑफिसर्स के साथ मिलकर करवाया, एक बात। दूसरा गुजरात मॉडल ये है कि उसके बाद जो जिसे मैं क्रिमिनल मीडिया कहता हूँ, सही, आप लोग तो फोर्थ पिलर हैं, जो ईमानदार सहाफ़ी सोशल मीडिया पे बचे हैं वही आज का फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, जो प्रेस है। जो क्रिमिनल मीडिया है, जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहना चाहते हैं और अपने आप को जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं जिनमें करोड़ों करोड़ों हज़ारों करोड़ के बजट जो गवर्नमेंट भी उनको एडवर्टीजमेंट के तौर पे देती है पैसे, वो जो क्रिमिनल मीडिया है, दूसरा गुजरात मॉडल का हिस्सा वो है कि एक वो माहौल, झूठा माहौल, झूठ की बुनियाद पे डॉक्टर बातें करेंगे, झूठी बातें, बिल्कुल गलत बयानी करके जो चीज़ें चार्जशीट में भी नहीं आएंगी इन्वेस्टिगेशन के बाद, ऐसी चीज़ें पूरी करेंगे, एक माहौल बनाएंगे कि पता नहीं कौन सा बड़ा देशद्रोह का काम हो रहा है, वो भी झूठ। तीसरा मॉडल इसमें तो एक बहुत ही अहम आया और बाकी सब जगह भी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो भी दिल्ली पुलिस, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इंस्टीट्यूशन एक अलग होती है और पुलिस की इंस्टीट्यूशन अलग है, ये हमारे संविधान का निज़ाम। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी आरएसएस और बीजेपी के कहने से पुलिस ने ही नियुक्त किया इसमें, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की जो एसोसिएशन है उसने एक पीआईएल डाल रखी है हाई कोर्ट में, ये कह के कि ये लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ही नहीं हैं और ये लोग इसके साथ ईमानदारी से काम नहीं कर सकते और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को ही इसकी इन्वेस्टिगेशन या इसकी पैरवी करनी चाहिए सरकार की तरफ से। तो ये सब है गुजरात का मॉडल। उसके बाद गुजरात मॉडल में तीसरी चीज़ आती है
जहां अमित शाह साहब और आरएसएस और मनुवादी फेल हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा रोल हमारा भी है। तीसरा जो आखिरी बात आती है कि जो डिफेंस काउंसिल है उन्हीं को डरा लेना, उस मेहनत और उस कार्रवाई के पीछे था हमारे ऑफिस में रेड। तो अब अल्लाह ताला ने जो ईमान हमें दिया है, छोटा मोटा कमज़ोर सा जैसा भी है, उसने हमें पीछे कदम नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ सिखाया ही नहीं है। डर उसने हमें, अल्लाह ताला ने कभी उससे तारुफ ही नहीं कराया है, और हम संविधान और कानून को मान के उसी हिसाब से काम करते हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स को, और ये जो अमित शाह साहब ने हमारे पर रेड कराई थी वो भी नाकाम हो गई। तो यहाँ थोड़ा सा उनको गुजरात मॉडल में दिक्कत आ रही है हमसे। तो बाकी तो आपके सामने ही है कि बाकी एक और वकील साहब के भी सेम डे रेड हुई थी, उन्होंने तो जो किया वो दुनिया के सामने है, जो हमने किया वो भी दुनिया के सामने है। और आज भी अगर वो सीसीटीवी या वीडियो फुटेज सामने आ जाएगी तो अमित शाह साहब ने क्या करवाई रेड, ये पूरी दुनिया के सामने आ ही जाएगा। अच्छा, आपने रेड्स के बारे में कहा, ये और बात है कि इस आपके यहाँ जो रेड हुआ ये 15 घंटा चला और इसको 1 साल होने लगा है, लेकिन इस 2 साल सॉरी, लेकिन इस 2 साल के बीच में हमने देखा कि कई सिलसिला शुरू हो गया बिल्कुल रेड्स का। अभी रिसेंटली हमने देखा कि मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, 6 या 7 अलग अलग स्टेट में जो है 106 लोगों को उठाया गया है PFI बोल के। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, और क्या ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? देखिए, अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, अगर है तो ये भारत सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, अमित शाह साहब की मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा फेलियर है। क्योंकि PFI तो 2006 से, और अमित शाह साहब पिछले मेरे ख्याल से 3 साल तो हो ही गए होम मिनिस्टर हैं, उससे पहले भी वो गवर्नमेंट के कोर ग्रुप के हिस्सा थे, बीजेपी के प्रेसिडेंट थे। और मोदी जी के तो एकदम, बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं कि मोदी जी तो एक सिर्फ मुखौटा है, पता नहीं इसमें कितना सच है नहीं है। अमित शाह साहब ही पूरी मेहनत करके दिमाग लगा के काम करते हैं। मोदी जी के बारे में तो कई चीज़ें बहुत से लोग कहते भी हैं, पर अमित शाह जी में एक बात तो है कि उनमें कोई इस तरह की जो एलिगेशन मोदी जी पे बहुत बार लगते हैं अलग अलग तरह के, वो नहीं लगते। उनका सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो पैसे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि ये तो इल्ज़ाम उन पे लगता है, लेकिन बाकी कोई वाइस होने का इल्ज़ाम उन पे नहीं लगता। तो वही तो सब कुछ कोर कमेटी के मेंबर थे। तो 2014 से लेके और आज तक उन्हें 2022 तक PFI के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा। तो ये तो सरकार बहुत बड़ी नाकामी है, अमित शाह साहब तो टोटल फेल हो गए इस काम में। तो मैं इसे इस नज़र से देखता हूँ। बाकी उस पर टिप्पणी करना कोई, क्योंकि मैं PFI का कोई लॉयर नहीं हूँ और ना PFI से मेरा कोई ऐसा डायरेक्ट ताल्लुकात है, तो मैं उस पर बगैर फैक्ट जाने टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन जो प्राइमा फेशा ही नज़र आता है कि ये भी एक राजनीतिक मसले की वजह से, या अपने कोई, अब क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं गुजरात में भी और दूसरी जगहों पे, और फिर 2024 में दूसरे इलेक्शन आ रहे हैं, तो मंशा जो है वो राजनीतिक लगती है, एक्सट्रेनियस लगती है, कोई जेन्युइन तौर पे कोई इन्वेस्टिगेशन करना बिल्कुल नहीं लगती। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि राहुल गांधी से जब PFI के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के कम्युनलिज्म जो है, एक फ़िरका परस्ती जो है, उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि कई स्टेट में जो है अभी कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन जो दूसरी जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा फसाद करती हैं, जिनके ऊपर कई सारे केसेस प्रूव हो चुके हैं, उनको ऊपर न कोई कभी वो एक्शन लेते हैं न बैन करते हैं। देखिए, बात बहुत ही साफ़ है यहाँ पे, और मैं तथ्यों पे बात करता हूँ। राहुल गांधी जी ने क्या कहा ये तो वही बेहतर जानते होंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा उससे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन एग्री करने के बाद ये भी कहना कांग्रेस के लिए और इस भारतवर्ष की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, सारे सोशल एक्टिविस्ट के लिए, सारे संविधान के मानने वाले और संविधान के चाहने वालों के लिए, भारत से प्यार करने वालों के लिए, ये भी फ़र्ज़ है कि वो ये बोले कि एक तरफ तो PFI है, उसने कुछ चीज़ें, जैसा कि सरकार ने अभी NIA के ज़रिए एक रेड्स कराई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी कही होंगी जो कि शायद वो छुपा के कर रहे हैं। एक और संगठन है, एक और संगठन नहीं, कई और संगठन हैं जो खुले आम ये कह रहे हैं कि हम भारत का संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लागू कराएंगे। धर्म संसद इसके लिए एक नहीं, अलग अलग धर्म संसद हो रही है जहाँ पे दूसरा संविधान लिख रहे हैं।
तो उन लोगों के खिलाफ क्या पीएफआई जितनी कार्रवाई के लिए किसी ने डिमांड रखी है या नहीं रखी है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। और इससे ही पीएफआई के ऊपर की हुई कार्रवाई के ऊपर सबसे बड़ा शक और शुबा एनआईए की मंशा के ऊपर और अमित शाह साहब की मंशा के ऊपर इसलिए जाता है कि ये लोग जो पीएफआई के खिलाफ क्या है, पीएफआई का जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके बारे में जितना मुझे पता है, वो तो भारत के संविधान में बोलते हैं हमें आस्था है, हम संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे संविधान के अंदर रह के करेंगे। जिस संविधान की जो शपथ है प्रेसिडेंट साहब से लेके, प्रेसिडेंट साहिबा से लेके, और जो छोटे से छोटा भारत का अधिकारी है वो लेता है, जिस संविधान की रक्षा करने की ड्यूटी उसी संविधान ने भारत के हर एक नागरिक पे लगाई है। तो पीएफआई तो एलिगेशन के हिसाब से शायद संविधान को छुपे रूप से, छुपे तरीके से कमज़ोर करना चाहती है या तोड़ना चाहती है। ये जो तंजीमें हैं जो खुले आम मनुस्मृति लागू करने की बात कर रही हैं, भारत का संविधान ख़त्म करके बात कर रही हैं, तो क्या उनके खिलाफ किस तरह की और भी ज़्यादा मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए? जब तक ऐसा नहीं होगा तो एनआईए की और जो होम मिनिस्ट्री है उसकी मंशा पे शक रहेगा, हमें पूरी दुनिया को शक रहेगा, और वो शक करने लायक भी है। दूसरी बात कि सभी लोगों की ये भी जिम्मेदारी है, संविधान के खिलाफ जाने वालों की, जैसे राहुल जी ने कहा, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब है ज़ीरो टॉलरेंस, और ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब सबसे पहले किसी भी और चीज़ से पहले ये है कि चाइना हमारे देश की 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन खा गया है। जो भी लोग उसके ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अच्छा, ज़ीरो टॉलरेंस को ही और आगे बढ़ाते हुए अभी जो है नांदेड़ से एक आदमी है यशवंत शिंदे, उन्होंने बाज़ाब्ते से कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया और कहा कि जो है मैं आरएसएस के बॉम्ब ट्रेनिंग के जो है उसका पार्ट था, अगर मैं जिम्मेदारी कबूल करता बॉम्ब ब्लास्ट करने के तो हिंदुस्तान में 500 से 600 जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता था। तो ये जो पूरा मामला है उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? देखिए, उसी मामले में, और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारी तंजीमें हैं और जो बहुत सारे लोग जो भारत के संविधान के लिए और जो इस तरह का जो टेररिज्म है उसके खिलाफ काम करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे मेरी थोड़ी शिकायत है। राधाकांत यादव का जो केस था वो शुरू में मैंने ही आर्ग्यू किया था, मतलब बिल्कुल शुरू में नहीं, बीच में। उसके बाद मुझे उससे वकील हटाया गया। राधाकांत यादव बॉम्बे हाई कोर्ट में इसी बात के लिए, जो एक हु किल्ड करकरे नाम की एक किताब थी, एस एम मुशर्रफ साहब ने लिखी थी, तो फिर वो केस से मुझे हटाया गया। और उसका जो फिर अब ये मैं क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में कि वो केस फिर डिसमिस हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक से डिसमिस हुआ, जिसमें ये सभी टेररिज्म के बारे में डिटेल्ड में इन्वेस्टिगेशन करने की गुजारिश अदालत से की गई थी। अब वो किसने बहस किया और क्या उसका अंजाम हुआ वो दुनिया के सामने है, तो मैं उस पर टिप्पणी ज़्यादा नहीं करना चाहता। लेकिन ये जो अब शिंदे साहब बात कह रहे हैं, इसी तरह के इल्ज़ामों के लिए तो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर इतने दिन जेल रह के आई हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित इतने दिन जेल रहे थे। यही तो वो अभिनव भारत है, यही तो वो बेसिक कॉन्स्पिरेसी है जिसके बारे में करकरे साहब ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी और चार्जशीट तक पूरी मजबूत तैयार की थी। वही राधाकांत यादव के केस में हमने बहुत कई डेट्स पे आर्ग्यूमेंट किया था कि इसको दोबारा रिवाइव करना चाहिए। जो कामते साहब की वाइफ भी हैं, उन्होंने भी एक आरटीआई लगा के जो बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स थे उनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में सबूत इकट्ठे किए थे। तो कि 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें एक और कॉन्स्पिरेसी क्या चल रही थी साथ साथ, तो उसको ही उजागर करने के लिए शिंदे साहब की जो गवाही है, क्या एनआईए को उनको एक कंप्लेनेंट नहीं बनाना चाहिए? क्यों? उसकी वजह क्या है? वही वजह है जो मैंने अभी आपसे कही कि ये जो लोग आरएसएस और बीजेपी के टच वाले लोग हैं वो तो खुले आम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बनाए हुए संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं। तो वो भी आरएसएस के लोग थे और ये शिंदे साहब भी यही बता रहे हैं। तो क्या इस पे एनआईए को इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए? यही जो इनएक्टिविटी है एनआईए की और होम मिनिस्ट्री की और प्रधानमंत्री साहब के ऑफिस की भी, यही तो शक पैदा करती है कि ये इनको देश प्रेम नहीं है, इनको देश के संविधान से कुछ लेना देना नहीं है, इनको अपना राजनीतिक मकसद हल करना है। उसके लिए ये इस तरह के कार्रवाइयाँ करते हैं, चुनाव से संबंध रखती हुई कार्रवाइयाँ करते हैं। चुनाव इनका अल्टीमेट मोटिव है, देश और देश का संविधान इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। ये शक होना
ये बहुत ही सीरियस संजीदा बात है, जिसके लिए देश के सभी संविधान के मानने वाले लोगों के लिए उठ के खड़ा होना चाहिए और संविधान की रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि ये जो तमाम चीज़ें आपने बताई, ये नांदेड़ का जो पूरा मामला है, उसी के आसपास एक ऑर्गेनाइजेशन थी सिमी बोल के, उसको बैन किया गया, और उसको बैन करने के साथ साथ एक पूरी जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो क्रीम जो यंगस्टर्स का एक पूरा जनरेशन था, उसको जेलों में बंद करके बर्बाद किया गया। फिर कोई 15 साल, कोई 18 साल, कोई 20 साल, कोई 23 साल जेल में रहने के बाद बाइज्जत रिहा होकर के आया। एडवोकेट शाहिद आज़मी शहीद कहते हैं कि एक भी केस उन पर साबित नहीं हो पाया। उसके बाद शाहीन फवाज एडवोकेट साहब, उन्होंने भी कहा कि एक केस उन पर साबित नहीं हो पाया। तो एक तो ये है कि एट द सेम टाइम, चूंकि हमने पास्ट में भी देखा है कि ऐसे किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को बैन करके फिर एक पूरी जनरेशन को बर्बाद किया गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि यही कोशिश दोबारा पीएफआई के साथ किया जा रहा है? देखिए, बात वही है, उस टाइम भी और आज भी। बुनियादी बात जब तक ठीक नहीं होगी, और उस टाइम तो कोई बीजेपी और आरएसएस की गवर्नमेंट बज़ाहिर नहीं थी। मैं ये बार बार बात कहता हूँ कि इस देश में दो ही वाद हैं, मनुवाद और अम्बेडकरवाद। तो मनुवादी मानसिकता के लोग हर एक पॉलिटिकल पार्टी में पहले भी थे, आज भी हैं। अब किस पार्टी में कितना उनका दबदबा है, यही एक इशू है। तो ये सब कार्रवाइयाँ तब भी अगर न्यूट्रली, अगर ईमानदारी से, अगर देश का भला चाहने के लिए ही होती हों, तो उसका नतीजे कुछ और होते। लेकिन क्योंकि पीछे से कोई और मकसद भी रहता है, एक हिडन टारगेट रहता है, और ये इस हिडन टारगेट की वजह से जो आरएसएस और मनुवादियों का है, आज हमारे मुल्क के सामने दो बड़े खतरे आ गए हैं, एक पाकिस्तान और एक चाइना। उसकी सीधी सीधी वजह, और मैं तो ये इल्ज़ामात बहुत बार लगा चुका हूँ कि गुजराती मनुवादी चाइना से लड़ने का विज़न है क्या बीजेपी के पास? नहीं, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन, मैं ये बार बार डिमांड कर चुका हूँ, कितने मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो फ्रंट कंपनीज हैं उसके डायरेक्टर्स हैं या उनसे बिजनेस के ताल्लुकात रखते हैं, पार्टनर्स हैं। इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नहीं कर रहे। ये तो पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो हम ही निकाल के दे सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, पब्लिक डोमेन में क्योंकि मौजूद है। उसी तरीके से मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है, उसकी फ्रंट कंपनीज में कितने गुजराती लोग डायरेक्टर्स हैं, कितने लोग उसके पार्टनर्स हैं, कितने लोग उसका बिजनेस कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी एक सुशील मोदी साहब हैं जो गुजरात के डिप्टी सीएम रहे हैं, उन्होंने राज्यसभा में एक सवाल किया निर्मला सीतारमन साहिबा से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से। उन्होंने ये कहा, उस जवाब का सवाल का जवाब ये आया कि Xiaomi और ओप्पो और वीवो नाम की तीन कंपनियों ने भारत का टैक्स चोरी करके, सिर्फ टैक्स चोरी करके अपवर्ड ऑफ 70,000 करोड़ पिछले 3 साल में हमारे देश से चुराया है। किसने? पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फ्रंट कंपनीज ने और सीपीसी की फ्रंट कंपनीज में, जिसमें जो ये सब 2014 के बाद की कंपनीज हैं जब मोदी जी की सरकार आ चुकी थी। और इन सब में, और ये वीवो और ओप्पो से तो बीसीसीआई के रिलेशन भी देखने चाहिए, क्योंकि आपको पता है वीवो की तो स्पॉन्सरशिप रही है आईपीएल के लिए, और आईपीएल में 2015, 16, 17 से तो अमित शाह साहब की फैमिली किस तरीके से काबिज है, ये भी सब जानते हैं ना आप लोग। ये सीधे सीधे इल्ज़ाम मैं लगा रहा हूँ, लेकिन इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। उनको डिफेमेशन तो करनी चाहिए ना मेरे ऊपर, डिफेमेशन भी नहीं की जाएगी, सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ मैं। तो ये 3 कंपनियों ने, चाइनीज़ और जो ओप्पो कंपनी है उस पर अमेरिका में इस बात के इल्ज़ामात लगे कि ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फ्रंट कंपनी। एक मनोज जैन करके व्यक्ति हैं जो कि वीवो के या ओप्पो के, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, भारत के हेड बने 2014 में, और वो सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बेचने वाली कंपनी अगले 4 दिन में हो गई इंडिया में, अगले 4 सालों में, 3 सालों में। अभी वो इंडिया से भाग के दुबई में बैठे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल हैं वो। ये है सच्चाई इस देश की कि मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन चाइना के साथ मिलकर भारत की ट्रेड पॉलिसी निर्धारित कर रहे हैं। आज भारत का ट्रेड डेफिसिट चाइना से 80-20 का है। 80-20?
अगर 100 रुपये का व्यापार होता है तो 80 रुपये चाइना कमाता है और 20 रुपये हम कमाते हैं। आप लोग समझ सकते हैं सारे के सारे कारनामे ये मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन चाइना को मदद पहुंचाने के लिए और चाइना के थ्रू पाकिस्तान को मदद पहुंचाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। और इसीलिए भारत की आर्मी, अब भारत की फौज जो दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों में से एक है, वो बावजूद इसके कि वो चाइना को सबक सिखा के अपनी 1000 किलोमीटर ले सकती है। ये मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन इंडिया की डिफेंस पॉलिसी मैनिपुलेट कर रहे हैं, तभी तो हम लोग उनसे अपनी ज़मीन वापस नहीं ले पा रहे। ये है इस देश की सच्चाई, कौन देशभक्त है कौन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ किसी को भी, किसी के साथ भी कुछ हो जाए देश के अंदर, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के साथ जो गठजोड़ है ये मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन का, वो एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। देश के साथ जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो उसको ढूंढना, उसको अंजाम तक पहुंचाना एनआईए की जिम्मेदारी है। अगर वो एनआईए नहीं कर रही तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि एनआईए देश के प्रति कितना वफादार है। अच्छा, ये तो है आरएसएस के ताल्लुक से या फिर बीजेपी की तमाम पॉलिसीज़ हैं और उनके इन्फ्लुएंस में कैसे इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं उसके ताल्लुक से। एक जो चीज़ है कि कम्युनिटी के अंदर मॉब लिंचिंग का मसला है और तमाम तरह के जो है हेट्रेड के ऊपर वायलेंसेस हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिली तंजीमें हैं, काफ़ी बड़े उलमा हमारे हैं, लेकिन हम जब देखते हैं कि कौन आवाज़ उठा रहा है तो बिल्कुल हम खामोश देखते हैं। गिने चुने चंद एक लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से बात कर पाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या ये लोग ईडी वगैरह से डरे हुए हैं? नहीं, इसकी 2 वजूहत है और इसके बारे में मैं तफसील से बहुत बार बोल चुका हूँ, आज कोई नई बात नहीं बोलूँगा। एक अंग्रेज़ी में कैरेट और स्टिक पॉलिसी होती है, तो डर और लालच दोनों। ये लोग सभी जो हमारे मिली तंजीमें हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, ख़ास तौर पे मुसलमानों की और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की भी और दूसरी माइनॉरिटीज़ की भी, लेकिन बिलखुसूस एससी एसटी और जो मुस्लिम्स की तंजीमें हैं जितनी भी, वो सब की सब उनकी टॉप लीडरशिप, मैं नीचे के कार्डर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग बहादुर हैं, आम जनता बहादुर है इन सब की, डायरेक्ट आरएसएस के टच में और उनके इशारे से ही काम कर रही है। ये वजह है। अदरवाइज़ भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि बावजूद इसके कि सभी जो इदारे हैं, सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर दबाव है, उसके बावजूद भी भारत के संविधान में और भारत के न्यायिक व्यवस्था में इतनी ताकत है कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल हालात में न्याय और इंसाफ दिला सके। अच्छा, पिछले दिनों एक प्रोग्राम हुआ था सेफ कॉन्स्टिट्यूशन मिशन का, आप स्टेज पे थे और एडवोकेट भानु प्रताप साहब ने कहा कि जो लॉयर्स हैं उनकी तबाही होने वाली है अगर ये जो पूरा जो मसला चल रहा है उसको नहीं समझे। उससे क्या मतलब है? क्या जुडिशरी पूरी तरह से जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है? मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन जी, उसमें पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कह सकते हम, लेकिन काफ़ी हद तक दबाव है और उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है। सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह चुके हैं। एक हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं गोगोई साहब, वो कई चैनलों को इंटरव्यू देके इस तरह के बातें कह चुके हैं। और अभी जो रिसेंटली रिटायर्ड जज हैं रमन्ना साहब, चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने भी अमेरिका तक में जाके इस बात को कही है कि सरकार की उम्मीदें जितनी जुडिशरी से हैं, देयर इज़ अ प्रेशर ऑन जुडिशरी। और ख़ुद हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं जो रिजिजू साहब हैं, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, वो भी इस बात की प्रेस में कह चुके हैं कि सरकार के हिसाब से ही जुडिशरी को चलना चाहिए। बिल्कुल। तो एक और आखिरी में सवाल पूछना चाहूँगा कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब बैन का जो है कुछ कॉलेजेस में, सीडीसी के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उसमें जो है इम्पोज कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। आप इन पूरी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? चूँकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बहस हुई है। एक तो ये है कि हिजाब ऑब्लिगेशन है, यानी ये अपने आप में एक बड़ा पेचीदा मामला है मजहबी एतबार से ही। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ पर बहस हो रही है और बहस में हम ये देखते हैं कि क्या नमाज एसेंशियल पार्ट है या नहीं। तो ये तमाम जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं उसको आप किस तरफ हुआ देखते हैं? देखिए, जिस तरह की नैरेटिव तय हो जाता है, जिस तरह का नैरेटिव सेट हो जाता है, वो सेल्फ डिफीटिंग है हमारा। तो हमारे यहाँ कोई मुस्लिम कम्युनिटी में तो ख़ास तौर पे कोई थिंक टैंक तो है नहीं जो स्ट्रैटेजी बना के अपने वकीलों से एक डायरेक्शन में काम करे। यहाँ तो हर एक तंजीम में होड़ मची होती है, बड़ी बड़ी तंजीमों में, कि मैं पहले ये केस कर दूँ, सुप्रीम कोर्ट में डाल दूँ और उसका चंदा बटोर लूँ, और वकीलों को चाहे जितना दूँ या ना दूँ, एक मोटा चंदा बटोर के, और एक जो बरी उल जिम्मा होने की बात है ना कि हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया,
ये जो कार्रवाई चल रही है और उसके साथ साथ ये सभी तंजीमों के जो टॉप लीडरशिप है वो तो आरएसएस से मिली हुई है, तो हमारा नैरेटिव ही सारा डिस्ट्रक्टिव तरीके से प्लान किया जाता है आरएसएस के ज़रिए से, हमारी मिली तंजीमों के जो सरबराह हैं बड़े बड़े उनके ज़रिए से, और फिर उसी डायरेक्शन में हम बढ़ जाते हैं जो गलत डायरेक्शन होती है। हिजाब का केस बाबरी मस्जिद की तरह से और जो दूसरे केसेस हैं उनकी तरह से मेरे ख्याल से सही स्ट्रैटेजी से नहीं लड़ा जा रहा है इस केस में, नहीं तो इस केस की वजह से आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम होगी और इसका खमियाजा आगे भी हमें भुगतना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा, और जो यूथ है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारत के संविधान में भारत ही लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ है, तो भारत का जो अंजाम जो भी होगा वो बाबा साहब ने भी कहा था, ये संविधान है, यही भारत की रूह है। ये अगर हम लोग सब मिलके जो देश के मालिक हैं सभी सिटीजन्स, और ख़ास तौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और ओबीसी के लोग जो हैं, वो अगर इसको मजबूती के साथ पकड़ के रखेंगे, इसको बचाएंगे और इस पर अमल करेंगे और करवाएंगे, तो भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेगा। नहीं तो भारत कमज़ोरी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मनुवादी यही चाहते हैं कि सबका पैसा, सबके वसाइल छीन कर अपने कब्जे में कर लें, और उनमें से बहुत सारे लोग तो अब देश को लूट के बाहर भी भाग ही रहे हैं। मिली डाइजेस्ट से गुफ्तगू करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपसे मेरी अपील है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।